नमस्कार, मैं आकाश यादव। आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट तो लग चुका है, लेकिन बाद में स्कोर कार्ड रिलीज हुआ। स्कोर कार्ड रिलीज होने के बाद में उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आगे के 10 दिन में अपने हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से स्ट्रैटेजी में हमें चलना चाहिए सो दैट हम आईबीपीएस पीओ मेंस भी क्रैक कर पाए। इस बारे में डिस्कशन हम इस शॉर्ट वीडियो के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आईबीपीएस पीओ प्री का जो स्कोर कार्ड आउट हुआ है वहां पे कट ऑफ और बाकी सब चीज़ें कितनी है। एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर कट ऑफ बढ़ा है। रीजन, लास्ट ईयर जब नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था तब नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा थी। इनफैक्ट ऑन द डे ऑफ आईबीपीएस पीओ प्री रिजल्ट और ऑन द डे ऑफ आईबीपीएस पीओ प्री स्कोर कार्ड आउट, उस दिन तक और आज के दिन में 2022 में और 2023 में 2022 में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा होने की वजह से 1:10 रेशो, वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा सिलेक्ट हुए। उसके मुकाबले 2023 में नंबर ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसी कम होने की वजह से 1:10 के रेशियो में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम वहां तक चले गए। बट आगे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। हम अलग अलग बैंक्स के आरटीआई के थ्रू अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट के चांसेस है। ये वाली काफ़ी ज़्यादा बैंक्स के चांसेस है कि वो वाले बैंक्स रिपोर्ट करें, उस वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ सकती है। और यहाँ पे जो रेशियो बच्चों को 1:10 के रेशियो में सिलेक्ट हुए, अगर इसके बाद में, इस रिजल्ट के बाद में, पीओ प्री के रिजल्ट के बाद में नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ती है तो उसका ज़्यादातर फायदा जो बच्चे प्री पास हुए उनको होगा। और ये जो कंपटीशन अभी 1:10 का है वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होकर 1:9, 1:8, 1:7 तक चला जाएगा अगर नंबर ऑफ वैकेंसी उस प्रोपोर्शन में बढ़ती है तो टोटल यहाँ पे कट ऑफ रहा 54.25, 54.25। ये कट ऑफ था जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 49.5 और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 43 ये था। यहाँ पे देखने लायक बात यह है कि इंग्लिश का कट ऑफ ये दिन ब दिन आईबीपीएस पीओ के केस में बढ़ रहा है। लास्ट ईयर इट वाज 10 पॉइंट समथिंग, बट दिस ईयर इट इज 11.5। सो हर साल, पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो हर साल इंग्लिश का कट ऑफ डबल डिजिट में है। एंड क्वांट और रीजनिंग का कट ऑफ आउट ऑफ 35-10 और आउट ऑफ 35-7 का है। बट इंग्लिश का कट ऑफ 30 में से 11.5, मतलब मोर देन 1/3 ये कट ऑफ है। तो जो बच्चे अभी भी जिन्होंने तैयारी स्टार्ट की है उन बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश लेवल से बहुत कम वीक होगा या ज़्यादा वीक होगा तो आपको ये कट ऑफ क्लियर कर पाना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे आपके टोटल कट ऑफ आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंग्लिश के कट ऑफ में अटक जाओगे। सो ये वाला पार्ट हमें यहाँ से सीखना है। थोड़ा और आगे हम अलग अलग मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आईबीपीएस पीओ प्री का कट ऑफ, सर क्या ये यूजुअल था, लो था या हाई था? तो कंपेयर टू वैकेंसी, अगर लास्ट ईयर के वैकेंसी के हिसाब से देखा जाए तो 5-6 से कट ऑफ ज़्यादा है, बट ये ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि वैकेंसीज भी ऐसा ही नहीं कि उतनी ज़्यादा कम हुई है। बट अभी जो बैंक्स नॉट रिपोर्टेड है, जिनके आंकड़े सामने आ रहे हैं अलग अलग आरटीआई के थ्रू कि यहाँ पे आंकड़े बढ़ने के चांसेस है, तो अगर बैंक के वैकेंसीज बढ़ते तो उनका ज़्यादा फायदा जो बच्चे अभी तक पीओ प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनको ही होगा, नए बच्चों को नहीं होगा। सो उस वजह से ये कट ऑफ मैं यूजुअल ही मानता हूँ। नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बट नॉर्मलाइजेशन का डिपेंडेंस एक्यूरेसी के ऊपर 0% होता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ चुके हैं। सर वो बढ़ने के पीछे का रीज़न क्या ये हो सकता है कि उन्होंने 20 में से 20 अटेम्प्ट किया और 20 में से 20 सही आए, उस वजह से उनके मार्क्स बढ़े? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स बढ़ने के पीछे का रीज़न उनकी एक्यूरेसी नहीं, बट उनका खुद के मार्क्स, उनके शिफ्ट का एवरेज और बाकी शिफ्ट का एवरेज इनके कंपैरिजन में होगा। टोटल टॉप 1%, टॉप 0.01% बच्चों के मार्क्स, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से जिन बच्चों की शिफ्ट डिफिकल्ट थी उनके मार्क्स बढ़े, बट जिनकी शिफ्ट इजी थी उनके मार्क्स कम भी हुए हैं। तो वो एक चीज़। देन इम्पैक्ट ऑफ वैकेंसी इंक्रीज ऑन प्री टू मेंस रेशियो, जो मैंने अभी तक बोला है कि अभी फिलहाल के लिए जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आईबीपीएस ने 1:10 के रेशियो में ये बच्चों को सिलेक्ट किया होगा। बट आगे आने वाले टाइम में आईबीपीएस जो है प्री टू मेंस ये वाला रेशियो है, अभी जितने भी वैकेंसीज ऐड होगी, ऐड होने के बाद में यही रेशियो 1:10 जो है वो 9, 8 और 7 भी हो सकता है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि 2020 में जब कड़क लॉकडाउन था, उस वक्त जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट आने के बाद में, मतलब लास्ट 1-2 महीने में बैंक ऑफ इंडिया ने वैकेंसीज ऐड की थी। सो उस वजह से टोटल कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। सो अगर इसके बाद में ऐसी कोई चीज़ आगे आने वाले महीनों में
स्पेसिफिकली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च में ये सब चीजें होती है। तो ये वाला कट ऑफ अपने आप जो फिलहाल 1:10 है वो 1:9, 1:8, 1:7 या उससे भी नीचे जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ रिपोर्टेड वैकेंसीज। आगे के 10 दिनों में हमें ज्यादा फोकस कौन से सेक्शंस पे करना चाहिए, तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको आगे आने वाले 10 दिनों में जीए प्लस डिस्क्रिप्टिव अगर इसके ऊपर आपका ध्यान ज्यादा होगा तो आपको लास्ट 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज का अच्छा एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो यहां पे आपका फोकस ज्यादा चाहिए। सर इन दिनों में खुद को सेल्फ मोटिवेट कैसे रखे, पॉजिटिव कैसे रखे, मतलब इन 10 दिनों में भी और ड्यूरिंग आईबीपीएस पीओ मेंस भी? इसका आंसर बोलना बताना बहुत आसान है बट प्रैक्टिकल जो डिफिकल्ट है मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं खुद उस फेज से नॉट फॉर बैंक एग्जाम बट अदर एग्जाम से गुजर चुका हूं, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ेगा। देखिए इन दिनों हमें ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट और ऑन आवर प्रिपरेशन। ऐसा नहीं होता है। मैंने अभी आपको बोला कि जो आपका रेशियो 1:10 का है, अगर वैकेंसीज बढ़ने की वजह से वो रेशियो 1:9, 1:8, 1:7 चला जाता है तो बचे हुए 3 बच्चों का नुकसान नहीं है, बचे हुए 3 बच्चे भी सिलेक्शन की लिस्ट में है बिकॉज ऑफ वैकेंसी इंक्रीज। तो उस वजह से आपका कंपटीशन कम हुआ है। लास्ट ईयर जो बच्चे क्लरिकल प्री क्लियर नहीं कर पाए थे उन बच्चों ने आईबीपीएस पीओ की प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू क्रैक किया। रीजन लास्ट ईयर वैकेंसी ज्यादा थी। सो सब कुछ आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, आपके पढ़ाई के साथ साथ एक्सटर्नल मार्केट में सिचुएशन कैसी उसके ऊपर भी काफी सब चीजें निर्भर करती है। सो इसलिए ये छोड़ दीजिए कि मेरा प्रिपरेशन इतना है, इसके पहले आईबीपीएस पीओ प्री के पहले मैंने क्लरिकल प्री की एग्जाम, ग्रामीण बैंक की प्री की एग्जाम, पीओ की, क्लरिकल की प्री की एग्जाम, मैं तीनों भी प्री एग्जाम फेल हो चुका हूं, ये पहली ही प्री है। बट लास्ट ईयर ऐसे हंड्रेड्स ऑफ, मतलब मेरे पहचान के 40-50 थे, मतलब टोटल अक्रॉस इंडिया हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट those who didn't qualify in IBPS clerical pre but they qualified या selected in IBPS PO pre plus mains plus interview, ऐसे काफी बच्चे हैं। सो यहां पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि सब कुछ आपके प्रिपरेशन के ऊपर निर्भर नहीं है बट साथ में बाकी ये सब चीजें चलती है। दूसरा, अगर आपको बीच में लगता है कि मेरे खुद का स्कोर, ये पेपर, ऐसे पेपर मैंने मेरे जिंदगी में नहीं देखे हैं जो क्वांट के रीजनिंग के होते हैं, सो वो पेपर आपके लिए अकेले के लिए आईबीपीएस अलग पेपर सेट करा है और बचे हुए बच्चों के लिए अलग पेपर सेट करा है, ऐसा तो नहीं है। बाकी बच्चों की भी सेम ही हालत है। आपको ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट में आपके स्कोर कम है तो आप वो वाला स्कोर कार्ड मुझे भेज दीजिए, मैं उससे भी खराब 2-4 स्कोर कार्ड आपको भेज देता हूँ जो आईबीपीएस पीओ प्री बच्चे पास हो चुके हैं। तो इससे हमें लगता है कि उस दुनिया में रह के कि हाँ यही मेरी दुनिया है और इस दुनिया में मैं खुद ही सबसे डम इंसान हूँ, ऐसा नहीं है। उसके अलावा उसके नीचे भी ऐसे काफी बच्चे होते हैं बट हमें उस चक्कर में ऐसा लगता है कि हाँ मेरे खुद के ही मार्क्स कम आ रहे हैं, जो आपकी हालत है वो बाकी भी बच्चों की वही हालत है। सो इस 10 दिनों में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी परिस्थिति है, ये मेरी परेशानी है, तो साथ में ये भी सोचिए कि बाकी बच्चों की परेशानी क्या है, यही होगी, इससे कम होगी, इससे ज्यादा होगी, एक तो आपके जैसी होगी, आपसे ज्यादा बदतर होगी। तो इसीलिए इन दिनों में ये वाले पार्ट की प्रैक्टिस आपको ज्यादा कर दी है। और एक चीज जो पीओ एग्जाम्स के लिए मैंने देखी है, मैंने 2022 की आईबीपीएस पीओ की मेंस मैंने नहीं दी है बट 22 के पहले 21, 20 और 19 की दी है, पिछले 3 सालों की दी है। ये वाली एग्जाम ना आपके पेशेंस की एग्जाम है, क्योंकि 3 घंटे की आपकी ऑब्जेक्टिव एग्जाम, आधे घंटे की डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, उसके पहले के 1.5 घंटा आपको एग्जाम के सेंटर पे जाना, ये सब काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। रीजन, आपको वो 3.5 घंटे अच्छे से एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। आप अलग अलग स्टडीज देखते हो कि ह्यूमन माइंड 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 45 मिनट एक जगह पे कंसंट्रेट कर पाता है, ऐसे बोलते हैं। सो उस वजह से यहां पे 3-3.5 घंटे आपको अच्छे इफिशियंसी से पेपर देना है। सो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने अभी तक एक भी पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए। अच्छा, सबमिट नहीं करना है तो मत कीजिए, हालांकि सबमिट करना चाहिए, खुद के मार्क्स देखने चाहिए, रियलिटी में जीना चाहिए, लेकिन टेस्ट देने के पीछे का रीजन आपको आईना दिखाना नहीं है, आपको यह दिखाना है कि 3-3.5 घंटे में क्या आप अच्छी इफिशियंसी में पेपर दे सकते हो। तो एक इफिशियंसी खुद की टेस्ट हो जाएगी। इसीलिए जिन बच्चों ने अभी तक डर के मारे
एक भी मॉक नहीं लगाया, फुल लेंथ मॉक नहीं लगाया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 2-1 मॉक्स अच्छे एग्जाम वाले सिचुएशन में बैठ के आपको देनी चाहिए। 2-1 मॉक्स तो आपने देनी चाहिए। रीजन, आपको खुद के मार्क्स दिखाना ये नहीं है, बट आपको पेशेंटली वहां बैठ के उस 3-3.5 घंटे में आपके खुद का 100% देखे एफिशिएंटली काम करना, यही है। सो आई फाउंड मेंस डिफिकल्ट, फियर ऑफ लो स्कोर। तो मैंने अभी आपको बोला कि आपसे कम स्कोर वाले बहुत बच्चे मार्केट में हैं। तो सिर्फ अगर आपको लगता है कि आप अकेले हो, ऐसा नहीं है, आपसे ज्यादा बच्चे आपसे कम मार्क्स के में झेल रहे हो, बट यहां पे थोड़ा सा पॉजिटिव रहना लास्ट के 10 दिनों में अच्छी चीज है। सर आगे के 10 दिनों का डेली शेड्यूल टेंटेटिव बता दीजिए कि कैसा रहना चाहिए। अगर आप प्री एग्जाम में 70-80-90% लेस देन 85% वाले हो, तो आपको, मुझे लगता है कि डेली एक दिन एसबीआई पीओ प्री, दूसरे दिन आरबीआई असिस्टेंट, तीसरे दिन एसबीआई, चौथे दिन आरबीआई असिस्टेंट, इस ढंग से चलना चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्पीड की टेस्ट है और ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आप प्री में कैसे टैकल करते हो इसकी टेस्ट है। तो इसलिए डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 1 घंटे की टेस्ट, आधा घंटे का एनालिसिस, 1 घंटे की टेस्ट, 1 घंटे का एनालिसिस, ऐसे 1.5 से 2 घंटे यहाँ पे आपके जा सकते हैं। बट आप कंसिस्टेंटली 90% प्लस ला रहे हो, तो यहाँ पे आपको डेली देने की जरूरत नहीं, आप ऑल्टरनेट डे भी दे सकते हो। अगर कंसिस्टेंटली उतने मार्क्स आ रहे तो आपकी प्री वैसे भी निकल जाएगी। मेंस के लिए सर मुझे बहुत डर लगता है, तो आपके लिए है मेमोरी बेस्ड सेक्शनल मेंस। वो है 2022 की, 2021 की, 2020 की और 19 की। ये आपने इसका अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, आपका कॉम्पिटिशन, आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ेगा। सर मुझे कम डर लगता है, तो आपके लिए मॉक सेक्शनल मेंस। मॉक सेक्शनल मेंस जो आपको अटेम्प्ट करनी चाहिए। सर मुझे कुछ भी डर नहीं लगता है, तो आपके लिए है फुल लेंथ टेस्ट मेंस। तो आपने आपके हिसाब से ये 3 से 4 घंटे का टाइम दिन में यहाँ पे निकलना है। अगर सर मैंने फुल लेंथ दिया तो मेरे 3 से 4 घंटे यहीं पे चले जाएंगे, ठीक है, ये एक दिन टेस्ट, सेकेंड एनालिसिस। यहाँ पे जितने सेक्शन 3 से 4 घंटे में हो पाएंगे उतने सेक्शन आपको देने हैं। और साथ ही साथ आपको जीए प्लस डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, इसके ऊपर आपको एक गाइडली का डिस्क्रिप्टिव का मॉडल अच्छा है, काफ़ी बच्चों ने इसके अच्छी फीडबैक भी दी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई इंग्लिश फैकल्टी का टच में हो तो उनकी भी हेल्प आप डिस्क्रिप्टिव के लिए ले सकते हो। जीए के लिए मैं अलग से कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे आरआरबी पीओ मेंस में, आरआरबी असिस्टेंट मेंस पर, अभी आईबीपीएस क्लर्क में नहीं दिखाई दे। तो रेगुलर टाइप का जीए आपको आ रहा है, जहाँ पे डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक 3 घंटे का टाइम आप दे सकते हो, और बचा हुआ टाइम आप खुद का जो वीक एरिया है उसे स्ट्रांग बनाने में दे सकते हो। बाइंड वेट, क्रिटिकल रीजनिंग हो सकता है, या हाई रीजनिंग आप जिसे कहते हो। उसके साथ में आप डीआई वाला पार्ट हो, सिटिंग एंड पजल वाला पार्ट हो, जो सिंगल कंपेरिजन ऑफ वेरिएबल वाले क्वेश्चन है वो वाला निकालने का पार्ट हो, यहाँ पे आप अच्छा आपका टाइम दे सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो इफेक्टिव हो सकती है आने वाले टाइम में, वो आपने मैं कह रहा हूँ कि आपने करना चाहिए। वो है, देखिए मैंने देखे अड्डा के, पीएम ऑलिवोर्ड के मॉक जो है एवरेज 5-6 हज़ार बच्चों ने दिए हैं, बट एग्जाम अपेयर करने वाले बच्चे तो ज़्यादा है, मोर देन 50,000, 50-60 हज़ार के आसपास बच्चे तो कम से कम हो सकते हैं। इसका मतलब कम बच्चे मेंस दे रहे हैं। अच्छा, वो जो 5,000 लोगों ने मेंस दिए, क्या सबने मेंस दी होगी? उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि आधे या एटलीस्ट 20-25-30% बच्चे ये होंगे जिन्होंने टेस्ट सबमिट की होगी, उनके भी नंबर्स वहाँ पे आए हैं। टेस्ट सबमिट करके वो एनालिसिस करेगा, ऐसे बच्चों से दूर रहिए। बट काफ़ी कम बच्चे मॉक्स लगा रहे हैं, पूरे मॉक्स। तो मॉक्स आपके 10 में से, 15 में से, 20 में से कितने कंज्यूम होंगे? 3 से 4 मॉक बच्चों के कंज्यूम हो रहे हैं, जितना मैंने उनका डैशबोर्ड चेक किया अलग अलग बच्चों का काउंसलिंग के दौरान। तो बचे हुए टेस्ट तो आपके खाली जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये काम करना चाहिए, जो आपके रिमेनिंग मेंस है, रिमेनिंग मेंस में से आप आपके सिर्फ क्वांट और एलआर को साइड को निकाल दीजिए। फुल लेंथ या सेक्शनल कुछ भी चलेगा, रिमेनिंग मेंस में से क्वांट और एलआर। एलआर आपका 1 घंटे का है, क्वांट आपका 45 मिनट्स का है, राइट, 45 मिनट्स का क्वांट है। तो यहां पे आपको पहले 20 से 25 मिनट आपकी प्रिपरेशन के लेवल पे ये वाली क्वांट का सेक्शन आप सिर्फ 20 से 25 मिनट अटेम्प्ट करो। रीजनिंग का भी सेक्शन आप 20 से 25 मिनट ही अटेम्प्ट करो। और यहां पे आप ट्राई करो कि यहाँ पे 1-1 मार्क के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन, यहाँ पे भी 1-1 मार्क्स के 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन। आप खुद की बोहनी कैसे करते हो, आप कैसे स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन कैसे पिक करते हो। बच्चों का मेन प्रॉब्लम कहाँ पे कि सर
फुल लेंथ मेंस में क्वेश्चन पिक करने का हमें कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा है, और क्वेश्चन पिक करने के लिए मैं आपको पूरे 45 मिनट और पूरे 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकता हूँ। कम टाइम देके 20 से 25 मिनट का टाइम दीजिए जो बचे हुए मेंस है उनके लिए, और वहां पे 20 से 25 मिनट में आप क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिए कि 1 मार्क के कौन से क्वेश्चन जो मैं बना सकता हूँ, 2 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन मैं बना सकता हूँ, और अगर उसमें मार्क्स कम आते हैं तो खुद को बोलिए वैसे भी ये 45 मिनट की टेस्ट है, मैंने तो आधा ही टाइम दिया है, तो इसलिए मार्क्स कम आए होंगे। वैसे भी 1 घंटे की टेस्ट है, मैंने तो 20 से 25 मिनट ही दिए है, उसलिए मार्क्स कम आ रहे होंगे। तो इसलिए अगर आप बचे हुए टेस्ट के लिए ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन सेलेक्ट कर पाओगे। ये वाला पार्ट मैंने, आपको याद होगा, एक 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले एक वीडियो मराठी में बनाया था, तो वहां पे ये वाला पार्ट मैंने बोला था। बाद में वही वीडियो हिंदी में बनाना रहेगा, बट ये मेरी जेन्युइन एडवाइस थी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एडवाइस का आपको फायदा होगा जो मैंने अभी लास्ट में बोली है। आगे आने वाले 10 दिनों में आपको जो आपके अनयूटिलाइज टेस्ट है उसमें से 20 से 25 मिनट क्वांट की टेस्ट अलग से, 20 से 25 मिनट रीजनिंग की टेस्ट अलग से, आपको बस ट्राई करना है कि यहां पे अच्छे इजी 3 से लेके 10 क्वेश्चन आपको कैसे मिलते हैं। यहां पे 5 से लेके 15 क्वेश्चन, आप 15 नहीं, 25 मिनट को तो 15 नहीं हो गए, 5 से लेके 10 क्वेश्चन आपको कैसे मिलते हैं। सो यहां से आपका क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा होगा। और जो बच्चों का होता है ना कि जनरली एग्जाम में होता है कि टेस्ट स्टार्ट हो गई, 20 मिनट हो गए, बोहनी नहीं हुई, क्वेश्चन ही स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो वाला प्रॉब्लम आपको नहीं होगा अगर आप इस ढंग से प्रैक्टिस करोगे। तो यही पार्ट मुझे इस वीडियो के थ्रू बोलना था। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप सभी को आने वाले 10 दिनों के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और आगे 10 दिनों के लिए शुभकामनाएं कि आपकी अच्छे से पढ़ाई हो। बस यही पार्ट मुझे आपको इस वीडियो के थ्रू बोलना था। धन्यवाद।